नमस्कार। आज हम डर्मेटोलॉजी यानी त्वचा विज्ञान की दुनिया में थोड़ा गहराई से जानेंगे। इस पूरे सेशन में हम त्वचा से जुड़ी 3 बहुत ही आम समस्याओं सोराइसिस, स्केबीज और एक्जिमा को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि ये बीमारियां असल में हैं क्या, इनके होने के पीछे क्या कारण है और इन्हें मैनेज कैसे किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम डर्मेटोलॉजी का एक छोटा सा परिचय लेंगे ताकि एक बेस तैयार हो जाए। उसके बाद हम एक एक करके सोराइसिस, फिर स्केबीज और आखिर में एक्जिमा पर विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारे पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो है डर्मेटोलॉजी का परिचय। यहाँ हम त्वचा विज्ञान से जुड़ी कुछ बुनियादी बातों को समझेंगे। तो डर्मेटोलॉजी आखिर है क्या? चलिए पहली लाइन देखते हैं। Dermatology is the branch of medical science in which we study about the skin abnormality appears due to any infections or allergic conditions. इसका मतलब ये हुआ कि डर्मेटोलॉजी मेडिकल साइंस की वो शाखा है जिसमें हम त्वचा में होने वाली किसी भी असामान्यता यानी एब्नॉर्मेलिटी का अध्ययन करते हैं, और ये असामान्यताएं किसी इन्फेक्शन या एलर्जी की वजह से हो सकती हैं। अगली लाइन है, इन स्किन डिजीज वी डिस्कस मेनी कंडीशंस लाइक, यानी त्वचा से जुड़ी बीमारियों में कई तरह की कंडीशंस आती हैं, जैसे मेलानोसाइट निवस, एक्टिनिक केराटोसिस, इक्थाइसिस, ऑर्टिकेरिया, एक्यूट एक्जिमेटोस डर्मेटाइटिस, सोरियासिस, स्कैबीज और वरूका, जिसे आम भाषा में मस्से भी कहते हैं। अब इतने सारे नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, खासकर परीक्षा के नजरिए से। तो यहाँ एक बहुत ही काम का निमोनिक दिया गया है, MAUPISV। ये इन नामों को आसानी से याद रखने में मदद करता है। अब हम अपनी पहली मुख्य बीमारी पर आते हैं, सोराइसिस। इस सेक्शन में हम ये जानेंगे कि सोराइसिस असल में है क्या, इसके कारण क्या होते हैं और इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। चलिए सोराइसिस को परिभाषित करते हैं। पहली लाइन है, सोराइसिस इज अ कॉमन क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डर्मेटोसिस, पर्सिस्टेंट और रिलैप्सिंग स्केलिंग स्किन कंडीशन। सरल शब्दों में कहें तो सोराइसिस एक आम, क्रॉनिक यानी लंबे समय तक चलने वाली, इन्फ्लेमेटरी मतलब सूजन पैदा करने वाली त्वचा की बीमारी है। ये पर्सिस्टेंट हो सकती है, मतलब बनी रह सकती है, या रिलैप्सिंग यानी बार बार वापस आ सकती है, और इसमें त्वचा पर पपड़ी बनती है। अगली पंक्ति, इंडिविजुअल लीजन्स आर डिस्टिंक्टिव इन देयर क्लासिक फॉर्म, शार्पली मार्जिनेटेड एंड एरिथेमेटस एंड सरमाउंटेड बाय सिल्वरी स्केल्स। इसका मतलब है कि इसके जो घाव या लीजन्स होते हैं वो बहुत खास तरह के दिखते हैं। शार्पली मार्जिनेटेड यानी उनके किनारे एकदम साफ होते हैं, एरिथेमेटिस मतलब वो लाल रंग के होते हैं, और उन पर सिल्वरी स्केल्स यानी चांदी जैसी सफ़ेद पपड़ी जमी होती है। Most patients with psoriasis have a limited number of fixed plaques, but there is great variation in clinical presentation. Persons of all ages may develop the disease. यानी ज़्यादातर मरीजों में कुछ ही धब्बे होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति में इसके लक्षण अलग अलग हो सकते हैं, और ये बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है। अब इसके एसोसिएटेड फैक्टर्स या इससे जुड़े कारक देखते हैं। पहला, जेनेटिक फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट, मतलब इसके होने में आनुवांशिक कारकों का यानी जेनेटिक्स का भी हाथ होता है। दूसरा, अप्रॉक्स 15% ऑफ पेशेंट्स हैव एसोसिएटेड आर्थराइटिस, यानी लगभग 15% मरीजों को सोराइसिस के साथ साथ गठिया की शिकायत भी होती है। और तीसरा, एसोसिएटेड विद मायोपैथी, एंटेरोपैथी एंड एड्स। इसका मतलब ये मायोपैथी, एंटेरोपैथी और एड्स जैसी दूसरी बीमारियों से भी जुड़ा हो सकता है। ये फ्लोचार्ट बहुत ही अच्छे से समझाता है कि सोराइसिस असल में होता कैसे है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। बाई ओर है जेनेटिक इंटरैक्शंस यानी आनुवंशिक कारण, जो खास तौर पर HLA-C जीन से जुड़े होते हैं। बीच में है लिम्फोसाइट्स, ये हमारे शरीर की इम्यून सेल्स होती हैं जो त्वचा की कोशिकाओं के लिए ग्रोथ फैक्टर बनाने लगती हैं, जिसकी वजह से त्वचा मोटी होने लगती है। और दाई ओर है ट्रिगर्स, यानी वो चीजें जो इस बीमारी को भड़काती हैं, जैसे कोई इन्फेक्शन, चोट, तनाव या कुछ खास दवाएं। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं तो सोराइसिस की बीमारी उभर आती है। इन ट्रिगर्स को याद रखने के लिए एक बहुत ही उपयोगी निमोनिक है पिस्ट। P से फिजिकल इंजरी, I से इन्फेक्शन, S से स्ट्रेस और T से ट्रिगर्स या ड्रग्स। ये एग्जाम के लिए बहुत काम का है। तो सोराइसिस होने पर शरीर में क्या-क्या लक्षण दिखाई देते हैं? चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है सोरियाटिक आर्थराइटिस। जैसा हमने पहले भी बात की, ये सोराइसिस से जुड़ा हुआ गठिया है जिसमें जोड़ों में दर्द और सूजन होती है। फिर त्वचा पर दिखने वाले लक्षण हैं पैचेस कवर्ड विद सिल्वर वाइट फ्लेक्स, यानी चांदी जैसी सफेद पपड़ी वाले धब्बे।
रेज्ड एंड थिक स्किन यानी त्वचा का मोटा और उभरा हुआ हो जाना, और ड्राई, स्वॉलन एंड इन्फ्लेम्ड पैचेस मतलब त्वचा सूखी, सूजी हुई और लाल दिखती है। अब बात करते हैं उन लक्षणों की जो महसूस होते हैं। पेन, इचिंग एंड बर्निंग सेंसेशन यानी दर्द, खुजली और जलन का एहसास होना। और आखिर में रेड स्पॉट्स ऑन द बॉडी यानी शरीर पर लाल धब्बों का दिखाई देना। ठीक है, तो दवाइयों से सोरायसिस का इलाज कैसे किया जाता है? इसका तरीका काफी व्यापक होता है, जैसा कि हम इस टेबल में देख सकते हैं। खुजली को कम करने के लिए एंटी एलर्जिक ड्रग्स दी जाती हैं, जैसे सेटरजीन या लीवोसेटरिजीन। अगर कोई फंगल इन्फेक्शन हो तो एंटी फंगल एजेंट्स जैसे टर्बिनाफाइन या केटोकोनजोल दिए जाते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होने पर एंटीबायोटिक्स जैसे ऑफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल होता है। सूजन और दर्द को नियंत्रित करने के लिए NSAS यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे नैप्रोक्सिन या इब्यूप्रोफिन दी जाती हैं। और गंभीर मामलों में इम्यून सिस्टम की जो ज्यादा प्रतिक्रिया होती है उसे शांत करने के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट्स जैसे बेटामेथासोन का उपयोग किया जाता है। लेकिन सिर्फ दवाई ही सब कुछ नहीं होती। त्वचा की इन समस्याओं को मैनेज करने में हमारी जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। यहाँ 4 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है। पहला है डाइट। डाइट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। इसका मतलब है कि हमारा खान पान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ खाद्य पदार्थ एलर्जी को ट्रिगर कर सकते हैं। दूसरा है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको किन चीजों से दिक्कत होती है, चाहे वो धूल हो, धुआं हो, परागकण हो या फिर तनाव। तीसरा है हाइजीन। रेगुलर हाइजीनिक एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी नियमित साफ सफाई जैसे रोज नहाना और साफ कपड़े पहनना बहुत जरूरी है। और चौथा है योगा एक्टिविटी। रेगुलर योगा एंड फिजिकल एक्टिविटी। इसका मतलब है कि नियमित योग और शारीरिक व्यायाम आपके इम्यून सिस्टम को संतुलित रखने में मदद करते हैं। बहुत बढ़िया। अब हम अपनी अगली स्थिति पर चलते हैं, जो है स्केबीज। ये सोराइसिस से काफी अलग है, क्योंकि ये एक संक्रामक यानी इन्फेक्शियस बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे में फैल सकती है। तो स्केबीज आखिर है क्या? स्केबीज इज एन इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ द स्किन बाय द ह्यूमन इच माइट। इसका मतलब है कि स्केबीज ह्यूमन इच माइट नाम के एक बहुत ही छोटे कीड़े की वजह से होने वाला एक संक्रामक त्वचा रोग है। The microscopic scabies mite burrows into the upper layer of the skin, where it lives and lays its eggs. जैसा कि ये चित्र दिखा रहा है, ये छोटा सा कीड़ा हमारी त्वचा की ऊपरी परत के अंदर सुरंग बनाकर घुस जाता है और वही रहता है और अंडे देता है। The most common symptoms of scabies are intense itching and a pimple-like skin rash. इसी वजह से इसके सबसे आम लक्षण होते हैं बहुत तेज खुजली और फुंसी जैसे दिखने वाले दाने। ये फैलता कैसे है? ये आमतौर पर किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ सीधे और लंबे समय तक त्वचा के संपर्क में आने से फैलता है। और ये कोई दुर्लभ बीमारी नहीं है। Scabies is one of the commonest dermatological conditions, affects greater than 200 million people globally at any time. जरा सोचिए, ये दुनिया भर में त्वचा की सबसे आम बीमारियों में से एक है और किसी भी एक समय पर 200 मिलियन से ज्यादा लोग इससे प्रभावित होते हैं। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। ये फ्लोचार्ट स्केबीज की पूरी प्रक्रिया को बहुत स्पष्ट रूप से दिखाता है। पहला कदम है ह्यूमन स्केबीज इज अ पैरासिटिक इन्फेस्टेशन कॉज्ड बाय सार्कोप्टी स्केबिए वार होमिनिस, यानी ये एक परजीवी, एक पैरासाइट के संक्रमण से शुरू होता है। दूसरा, द माइक्रोस्कोपिक माइट बरोज इनटू द स्किन एंड लेज एग्स। वो छोटा सा कीड़ा त्वचा के अंदर जाकर अंडे देता है। और तीसरा, ट्रिगरिंग अ होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स दैट लीड्स टू इंटेंस इचिंग एंड रश। इसके जवाब में हमारा शरीर एक इम्यून रिस्पॉन्स देता है, जिससे वो भयानक खुजली और दाने होते हैं। लेकिन यहाँ बात गंभीर हो जाती है। इसके कॉम्प्लिकेशंस या जटिलताओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। लगातार खुजलाने से त्वचा में घाव हो सकते हैं, जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। ये इन्फेक्शन बढ़कर सेप्टिसीमिया यानी ब्लड इन्फेक्शन में बदल सकता है, जो जानलेवा भी हो सकता है, और इससे हृदय रोग या क्रॉनिक किडनी की बीमारी भी हो सकती है। इसलिए इसे गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है। स्केबीज के लक्षण काफी अलग अलग हो सकते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ प्लाक्स यानी त्वचा पर चकत्ते या धब्बे बन सकते हैं। थिकनिंग ऑफ स्किन यानी त्वचा मोटी हो सकती है। पफी एंड रेड आईलिड्स, कभी कभी पलकें भी सूजी हुई और लाल हो सकती हैं। हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन मतलब त्वचा का रंग गहरा हो सकता है। ऊजिंग ऑफ लीजन्स, घावों से तरल पदार्थ यानी पानी जैसा कुछ निकल सकता है। फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स, त्वचा फट सकती है। और बेशक
इचिंग एंड बर्निंग सेंसेशन यानी लगातार खुजली और जलन का एहसास तो होता ही है। स्केबीज का मैनेजमेंट भी दो तरफा होता है। फार्माकोलॉजिकल यानी दवाइयों में एंटी एलर्जिक ड्रग्स जैसे सेटिरीजिन खुजली को नियंत्रित करने के लिए दी जाती हैं और ज़रूरत पड़ने पर एंटी फंगल एजेंट्स का भी इस्तेमाल होता है। लेकिन जैसा हमने सोराइसिस में देखा था, जीवन शैली के उपाय उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम फिर से उन्हीं 4 स्तंभों को देखते हैं। डाइट यानी सही खान पान पर ध्यान देना, सेल्फ अवेयरनेस यानी एलर्जी करने वाली चीज़ों से बचना, रेगुलर हाइजीनिक एक्टिविटी यानी नियमित साफ सफाई रखना और रेगुलर योगा एंड फिजिकल एक्टिविटी ताकि हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत रहे। ये त्वचा के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ सामान्य नियम जैसे हैं। और अब हम अपने अंतिम विषय पर आते हैं, एक ऐसी स्थिति जिससे बहुत से लोग परिचित हैं, एक्जिमा, जिसे डर्मेटाइटिस भी कहा जाता है। चलिए इसके कारणों और देखभाल को समझते हैं। तो एक्जिमा क्या है? द ग्रीक वर्ड एक्जिमा, मीनिंग टू बॉयल ओवर, vividly describes the appearance of acute eczematous dermatitis. एक्जिमा शब्द ग्रीक भाषा से आया है, जिसका मतलब होता है उबलना, जो इसके तीव्र लक्षणों का एक बहुत ही सटीक वर्णन है, जिसमें त्वचा लाल हो जाती है और उससे रिसाव भी होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षण है लाल, दानेदार, रिसने वाले और पपड़ीदार घाव। लेकिन एक्जिमा असल में एक बहुत व्यापक शब्द है। जैसा कि ये माइंड मैप दिखा रहा है, इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, जो किसी चीज को छूने से होता है, एटोपिक डर्मेटाइटिस, जो अक्सर आनुवांशिक होता है, ड्रग रिलेटेड एक्जिमेटस डर्मेटाइटिस, जो दवाओं की वजह से होता है, और भी कई तरह के। ये सब एक्जिमा के ही रूप हैं, बस उनके ट्रिगर और विशेषताएं थोड़ी अलग-अलग होती हैं। तो एक्जिमा के दौरान त्वचा के नीचे असल में होता क्या है? Eczematous dermatitis typically results from T-cell mediated inflammatory reactions. ये सब हमारे इम्यून सिस्टम की T-cells नाम की कोशिकाओं द्वारा शुरू की गई एक सूजन भरी प्रतिक्रिया से होता है। ये अद्भुत डायग्राम हमें इस पूरी प्रक्रिया को 5 चरणों में दिखाता है। A. Initial dermal edema, यानी ये त्वचा में हल्की सूजन से शुरू होता है। B. Epidermal spongiosis and microvesicle formation. फिर त्वचा की ऊपरी परत में सूजन बढ़ती है और छोटे छोटे पानी भरे फफोले बनते हैं। C. Abnormal scale, parakeratosis. इसके बाद त्वचा पर असामान्य पपड़ी बनने लगती है। D. Hyperkeratosis. फिर त्वचा काफी मोटी हो जाती है। और E. Appear as the lesion becomes chronic. अंत में जब ये पुराना हो जाता है तो घाव सख्त और स्थायी रूप से मोटा हो जाता है। एक्जिमा के लक्षण सिर्फ दिखने से कहीं ज्यादा होते हैं। पहला है इचिंग एंड बर्निंग सेंसेशन, यानी बहुत तेज खुजली और जलन का एहसास। दूसरा, ड्राइनेस ऑफ स्किन, त्वचा का लगातार सूखा रहना। तीसरा, क्यूटेनियस रिएक्टिविटी, यानी त्वचा बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाती है। चौथा, चांसेस ऑफ सेकेंडरी और इंटरनल टिश्यू इन्फेक्शंस, क्योंकि त्वचा की सुरक्षा परत कमजोर हो जाती है, इसलिए दूसरे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। पांचवा, एक्जिमेटस एरियाज विथ क्रस्टिंग, यानी एक्जिमा वाले हिस्सों पर पपड़ी जमना। छठा, मैक्यूलर एरिथमा पेप्यूल्स, यानी लाल धब्बे और छोटे दाने होना। और सातवां, लिचिनिफिकेशन एंड एक्सकोरिएशन, इसका मतलब है लगातार खुजलाने से त्वचा का मोटा हो जाना और खरोंच के निशान बन जाना। और अंत में एक्जिमा का मैनेजमेंट। क्या ये आपको जाना पहचाना लग रहा है? एक बार फिर हम एक मिला जुला दृष्टिकोण देखते हैं। फार्माकोलॉजिकल यानी दवाइयों में एंटी एलर्जिक ड्रग्स और एंटी फंगल एजेंट्स का उपयोग किया जाता है, और नॉन फार्माकोलॉजिकल यानी जीवन शैली में वही मुख्य सिद्धांत लागू होते हैं। डाइट पर ध्यान देना, सेल्फ अवेयरनेस यानी अपने ट्रिगर्स के प्रति जागरूक रहना, रेगुलर हाइजीनिक एक्टिविटी यानी अच्छी साफ सफाई रखना, और रेगुलर योगा और फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करना। ये बात इस पर जोर देती है कि ये आदतें त्वचा के ओवरऑल स्वास्थ्य के लिए कितनी जरूरी हैं। इस सत्र को समाप्त करने के लिए एक सवाल पर सोचते हैं। हमने 3 बहुत अलग अलग त्वचा की स्थितियों को देखा, सोराइसिस, स्केबीज और एक्जिमा। लेकिन उनके मैनेजमेंट में एक सामान्य धागा देखा, जीवन शैली के विकल्पों का महत्व। तो सवाल ये है कि खानपान, तनाव प्रबंधन और साफ सफाई जैसी चीजें इन सभी अलग अलग बीमारियों के प्रबंधन में एक कॉमन कड़ी के रूप में कैसे काम करती हैं, खासकर जब हम जानते हैं कि इन सभी में ट्रिगर्स और इम्यून रिस्पॉन्स शामिल हैं। इस पर जरूर सोचिएगा। इस सेशन में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।